घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज का एजेंडा। 26/11 हमला मामले में कसाब की फांसी की सजा बरकरार, सुप्रीम कोर्ट का फैसला। नरोड़ा पाटिया हत्याकांड मामले में माया कोडनानी समेत 32 लोग दोषी करार, कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी का मांगा इस्तीफा। और कोयला ब्लॉक आवंटन को लेकर कांग्रेस का बीजेपी पर पलटवार, सिब्बल ने एनडीए शासन पर खड़े किए सवाल। और हमारे साथ स्टूडियो में हैं दो वरिष्ठ पत्रकार हैं। अवधेश कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यूसुफ अंसारी साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ एक्शन पार्टी के भी सुप्रीमो हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यूसुफ। सबसे पहले हम देखते हैं कसाब को सुप्रीम कोर्ट ने जो फांसी दी, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। और सुप्रीम कोर्ट ने कसाब के बारे में जो फैसला लेने से, कसाब के बारे में फैसला करने में कोई दुर्भावना नहीं है। कसाब ने भारत के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है, भारत की संप्रभुता को चुनौती दी है और भारत के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया है। कसाब को मृत्युदंड की सजा बरकरार रखने में कोई समस्या नहीं है। जस्टिस आफ्ताब आलम और जस्टिस सीके प्रसाद का यह फैसला है। और कसाब को फांसी की सजा के जो वकील हैं उन्होंने क्या कहा है, आपको हम दिखाते हैं। भाई है नहीं, आज सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है, जहां पे जो अपील प्रस्तुत किया गया था मोहम्मद कसाब से, उस अपील को निरस्त किया है। और ये जो केस चला, काफ़ी महीने चला यहाँ पे, क्योंकि इसमें कई सारे लीगल क्वेश्चंस थे, कई सारे इश्यूज जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के थे। और जो सबसे महत्वपूर्ण फाइंडिंग है वो ये है कि ऐसे ऑफेंसेस जो हैं प्रिंसिपली ऑफेंस ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट है, वो बात भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीरियस आर्ग्यूमेंट हमने एडवांस किया और कोर्ट ने उस आर्ग्यूमेंट को एंक्शियसली कंसिडर किया है। और इस केस में ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे ओपोनेंट एक बहुत ही एमिनेंट वकील और बहुत ही फेयर प्रोसिक्यूटर थे, और इनके प्रेजेंस से भी हमारा जो प्रेजेंटेशन था बेनिफिट हुआ, और हम दोनों एक साथ मिलकर कोर्ट को असिस्ट किया। और कसाब को फांसी पर सियासत जो दल हैं, सियासी जो दल हैं, उनकी भी प्रतिक्रिया आई है। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है राशिद अल्वी साहब, उनकी हम आपको बयान दिखाते हैं। उन्होंने क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आया है, मैं उसका खैर मकदम करता हूँ। बेगुनाह लोगों के साथ जो जुल्म हुआ था, आज उनके साथ इंसाफ हुआ है। सुप्रीम कोर्ट का फैसले ने दूध का दूध पानी का पानी किया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर जल्द अज जल्द अमल दरामद होगा। और गृह मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने क्या कहा है, आपको हम दिखाते हैं। कसाब को जो जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट ने शिकामोर्तब किया है, इससे अभी ये तो पता चलता है कि कानून ने एक निर्णय दे दिया है। तो हम दूसरे के बारे में भी पाकिस्तान सरकार से बातें कर रहे हैं। एक बार नहीं, मैं जब नए बात आ गया और जब पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर मेरे से अभिनंदन कर रहे थे, तभी भी मैंने एक अपॉर्चुनिटी ले ली कि एक अच्छा मौका है कि मेरा अभिनंदन करते हैं। हम दोनों देश के रिलेशन अच्छे होने चाहिए। तो उसी वक्त भी मैंने कहा था इस बात पर, बम्बई के जो बम हमला हो गया उस पर भी मैंने बात की थी उनको। हम जरूर टेकअप करेंगे पाकिस्तान से। कसाब इकलौता आतंकी है जो जिंदा पकड़ा गया था मुंबई, जो 26/11 के जब हमले हुए थे। बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी सुप्रीम कोर्ट में। सबसे पहले अवधेश जी, इस फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, राज्य के वर्तमान कानूनी ढांचे में जो आमिर अजमल कसाब का वो भयावह अपराध था, यानी उसकी जो करनी थी उसका न्यायालय प्रतिफल आया है। अभी उसको फांसी नहीं मिली, उसका उपयुक्त न्यायालय प्रतिफल हमारे सामने आया है।
देखिए, उच्चतम न्यायालय ने आज जो फैसला दिया है उसकी फांसी की सजा को बरकरार रखकर उससे किसी को आश्चर्य नहीं हुआ है। यह अपेक्षित था और देश इसी फैसले की उम्मीद कर रहा था। जो नीचे का विशेष न्यायालय था उसने भी अंततः फांसी की सजा दी, उच्च न्यायालय ने इसको बरकरार रखा और उच्चतम न्यायालय को उससे परे जाने का कोई कारण नजर नहीं आता था क्योंकि सिद्धांत है कि विरलों में विरलतम जो होगा उसी में सजा दी जाएगी, फांसी की सजा, और सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना। देखिए, यह भारत की कानूनी प्रक्रिया का अंग है कि उसका पालन करना हमको अनिवार्य लगता है ताकि दुनिया को यह लगे कि जो भी न्याय हुआ है वो निष्पक्ष हुआ है। भारतीय न्याय प्रणाली का यह तकाजा है कि यह एक तो वो दिखे कि बिल्कुल निष्पक्ष न्याय हुआ है, साथ ही साथ जो भी संभव ढांचा है, जितना संभव है उसमें आरोपी चाहे जितना देशद्रोही हो, जितना जघन्य हो, उसको भी अपनी सफाई का अवसर मिलना चाहिए, ताकि न्याय होना ही पर्याप्त नहीं है, न्याय होते हुए दिखे, यह भी जो है आवश्यक है। तो भारत ने इसके माध्यम से दुनिया के सामने एक उदाहरण पेश किया है कि यद्यपि हमारे देश के विरुद्ध काम किया, फिर भी हमारी न्याय प्रणाली में हमने जितना संभव है पूरा अवसर दिया और निष्पक्ष न्याय हुआ है। तो अब यह एक प्रक्रिया इसकी यहां पूरी हो गई है न्याय की। न्यायालय ने अपना काम कर दिया, अब इसके बाद राजनीति को काम करनी है। तो यह आज का जो फैसला है वो दुनिया में एक नजीर बनेगा, इस पर प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। साथ ही साथ भारत की जो एक छवि है कि यहां जो है बिल्कुल सॉफ्ट स्टेट है, यहां आतंकवादी भी पकड़े जाते हैं तो कई कई दशक तक मुकदमे चलते रहते हैं, वो भी इससे एक टूटा है। तो इस फैसले का इन सब दृष्टियों से महत्व है, लेकिन इसमें दो बातें और हैं। पहली बात कि इतनी बड़ी घटना में भी यह पुलिस की बहुत बड़ी विफलता है कि कसाब तो चूंकि विदेशी था, वो पकड़ा गया, उसके कैमरे पर तस्वीरें थी, उसको सजा देने में न्यायालय को कोई समस्या नहीं हुई। लेकिन इसके साथ साथ जिन दो लोगों को गिरफ्तार किया गया था, फहीम अंसारी और सबाउद्दीन, वो दोनों के बारे में जो इन्होंने दिया कि इसने रेकी की थी, इसने मैप बताया था, वो सारे को नीचे के न्यायालय ने भी, उच्च न्यायालय ने भी और उच्चतम न्यायालय ने भी नकारा है कि उसके विरुद्ध नहीं है। यह इस बात का भी संकेत देता है कि बड़ी से बड़ी चाहे घटना भी हो, लेकिन हमारी पुलिस अभी भी पूरी ईमानदारी से, पूरी सतर्कता से, पूरी सजगता से अपनी जिम्मेवारी का पालन नहीं कर रही है। क्योंकि कसाब, मैं ये मानता हूं कि कसाब अगर इस प्रकार से नहीं पकड़ा गया होता तो कठिनाई आती सजा दिलाने में। जो स्थिति थी कसाब के बारे में, चूंकि सबूत सारे आ गए थे, इसलिए सबने देखा, सब टेलीविजन पे, इसलिए ये दो पक्ष हमको ध्यान रखना है। बिल्कुल सही कहा अभी अवधेश जी ने कि ये कहते हैं ना, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर घटना है, और सचमुच ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला सज़ा बरकरार रखना, फांसी की सज़ा का, एक ये अपने आप में नज़ीर है। और ये एक सबक भी है उन लोगों के लिए जो इस देश में शांति को भंग करके इस देश के खिलाफ संघर्ष करना चाहते हैं या उसके मंसूबे बनाए रखते हैं। उनके लिए भी सबक है कि वो अगर कुछ गड़बड़ करते हैं तो कानून की शिकंजे में आने के बाद उनका बचना नामुमकिन है। दूसरी बात, इससे कई सारी चीज़ें साबित होती हैं कि जैसे कहा कि सब कसाब को उसके बचाव का पूरा मौका दिया गया, उसके लिए कोई वकील लड़ने के लिए नहीं आया तो उसे वकील मुहैया कराया गया, कोर्ट की तरफ से दिया गया, और एक वकील पर हमला हुआ, दूसरा वकील उसे दिया गया, तो पूरा मौका दिया गया और पूरी तरफ से हिफाजत से रखा गया। आज तमाम तरह के लोगों ने फैसला आने के बाद ट्विटर पे बहुत सारे बड़े बड़े लोगों ने कमेंट किया। किसी ने कहा भाई 5 साल में कितनी बिरयानी उसको खिलाई गई, कितने टन चावल गया और ये हुआ, वो कितने पैसे खर्च हुए, ये लोगों ने आरटीआई में निकाला। सवाल पैसों का नहीं है, सवाल बिरयानी का नहीं है, सवाल है इंसाफ का, सवाल है देश का। और देश के ऊपर अगर कोई हमला करता है या उसकी अखंडता को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो देश की तरफ से एक संकेत है, मजबूत एक संकेत है कि हम अपने सिद्धांतों पे कायम रहकर, देखिए न्यायालय, यूसुफ भाई, भारत का न्यायालय हमेशा ऐसे फैसला करता है। हम लोग अगले चरण में जब आपका प्रश्न आएगा, न्यायालय अपना फैसला करता है। न्यायालय के फैसले पर कोई सवाल नहीं है, ना सवाल उठाया जा सकता है, लेकिन जो एक मैसेज जो गया वो मैसेज यही गया है कि हमारे बारे में दुनिया कुछ भी सोचे, लेकिन हम सॉफ्ट स्टेट है और यहाँ कुछ होता नहीं है, लंबी प्रक्रिया चलती है। हम सॉफ्ट पोलाइट है बट फर्म है, अपूर्ण है। ये हम तभी होगा, सॉफ्ट हो सकते हैं लेकिन हम फर्म है, डिटर्मिनेशन में कोई कमी नहीं है। ये अलग सवाल है कि कसाब की फांसी की सजा को एग्जीक्यूट करने में कितना वक्त लगता है, उसके लिए भी उसके पास कानूनी अधिकार है। और अच्छी बात यह है कि उस कानूनी अधिकारों को हमारे यहाँ पर कम से कम ये परंपरा है कि उसको उनका हनन नहीं किया जाता।
जी, एक महत्वपूर्ण, सबसे पहले आपको दिखाते हैं जो रिपोर्ट है, जो सजा मिली है, उस पर आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं। मुंबई हमले के दोषी अजमल आमिर कसाब की फांसी की सजा सुप्रीम कोर्ट ने भी बरकरार रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कसाब को देश पर हमला करने के लिए दोषी मानते हुए निचली अदालत के ही फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कसाब की तरफ से दी गई दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। कसाब ने अपनी कम उम्र का हवाला देते हुए भी कहा था कि उसकी सजा कम की जाए, और कसाब ने फांसी की सजा से बचने के लिए ये दलील भी दी थी कि उसको ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी कि जिससे उसकी अपनी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई थी। वो बिल्कुल रोबोट की तरह से काम कर रहा था। ऐसा नहीं है कि कसाब ने अपने को बचाने के लिए हर हथकंडा अपनाया। उसने अदालत में कहा कि उसे वकील की सहायता भी नहीं मिली। यहाँ तक उसने अदालत में ये तक कहा कि उसकी ये लड़ाई भारत सरकार के खिलाफ थी, ना कि भारत के लोगों के खिलाफ। लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत ने उसकी किसी भी दलीलों को नहीं माना और दो टूक कहा कि उसको फांसी से कम सजा नहीं दी जा सकती है। अदालत ने कड़े शब्दों में कहा है कि कसाब का पहला अपराध ही ये है कि उसने देश के खिलाफ जंग की है। अदालत ने ये भी कहा कि कसाब का ये आरोप भी गलत है कि उसको वकील नहीं दिया गया। अदालत ने कहा कि इस बात के सबूत हैं कि उसके पास वकील गए लेकिन उसने सहायता लेने से इनकार कर दिया। कसाब को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनिधित्व के लिए राजू रामचंद्र को नियुक्त किया गया था। राजू रामचंद्रन ने फैसले पर संतोष व्यक्त किया है। अदालत ने आखिर में फैसला सुनाते हुए कहा कि कसाब की फांसी की सजा बरकरार रखी जा रही है। अदालत ने ये भी माना कि मुंबई हमलों की साजिश पाकिस्तानियों ने पाकिस्तान में रची और जिसको मुंबई में अंजाम दिया गया। कसाब 9 आतंकियों के साथ 26 नवंबर 2008 को कराची से समुद्र के रास्ते मुंबई पहुंचा था। इसके बाद इन आतंकियों ने मुंबई की अलग अलग जगहों पर हमला किया था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे, जबकि सुरक्षा बलों ने कसाब को छोड़कर 9 आतंकवादियों को मार गिराया था और कसाब को जिंदा पकड़ने में कामयाब रहे थे। कसाब को सुप्रीम कोर्ट से फांसी की सजा मिलने के बाद अब निचली अदालत उस पर फांसी की सजा मुकर्रर करेगा। इसके अलावा कसाब के पास राष्ट्रपति के पास दया याचिका देने का भी विकल्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, जैन न्यूज। और एसएम कृष्णा ने कहा है कि पीएम और जरदारी की जो बैठक होगी ईरान में, वहाँ भी भारत ये मसला एक बार फिर से उठाएगा पाकिस्तान। और एक पाकिस्तान की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने बयान दिया है कि कसाब से अब तक बातचीत की इजाज़त नहीं दी गई और एक बार उन्होंने कहा कि अकेले पाकिस्तान के लिए आतंकवाद से मुकाबला करना संभव नहीं है और भारत और पाकिस्तान को आतंकवाद से मिलकर लड़ना होगा। ये इसके पहले भी जो प्रधानमंत्री थे यूसुफ रजा गिलानी, मुंबई हमले के बारे में उनसे कहा गया कि भारत एक गारंटी मांगता है। उन्हीं वहाँ के पत्रकारों ने पूछा था कि भाई पाकिस्तान की भूमि से वहाँ हमला नहीं हो। उसने कहा कि हम पूरी सतर्क हैं कि हमारी भूमि से कहीं हमला नहीं हो, लेकिन हम गारंटी कैसे दे सकते हैं जब हम स्वयं अपने यहाँ आतंकवादी हमलों को नहीं रोक पा रहे हैं। वो सार्वजनिक बयान था, तो हम कैसे दे सकते हैं? पहली बात तो यह है। ऊपर ठीक है कि वहाँ का जो न्यायिक आयोग आया था उसको बाकी सारे पेपर्स, गवाहों से मिलने की अनुमति थी, यहाँ के जो निचली अदालत के जज देख रहे थे उनसे मिलने की अनुमति मिली, सब कुछ, लेकिन कसाब से मिलने की अनुमति उनको नहीं मिली थी। वो बात उसमें ठीक है और वो भारत की सोच उसमें क्या है वो अलग का पक्ष है, लेकिन वो सही निर्णय था क्योंकि वो कसाब के बारे में उनसे मिलने के बाद वो अकेले में क्या बोल देता, अपराधी है, ये सामान्य सी स्थिति होती है कि अगर वो उससे आप अकेले में मिलना चाहते हैं, क्योंकि अगर वकीलों के सामने सबके सामने मिले, वहाँ बातचीत हो, जो उसके एविडेंस है वो सामने रहे, तो एक बात समझ में आती है वो कहाँ तक जो है। इसलिए वो भारत भी जब जेम्स डेविड कोलमैन हेडली के लिए वहां गया था तो वहां भी बातचीत के लिए उनके लोग वहां थे, उसी में आपको ऐसा नहीं था कि आपको पर्सनली मिलने दिया गया। तो वो एक पक्ष है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। पाकिस्तान भी स्वीकार कर चुका है कि ये आतंकवादी है, ये पाकिस्तान मूल का है। वहां के आंतरिक, अब तो गृह मंत्री जैसे आंतरिक मंत्रालय के जो प्रमुख हैं जिनको गृह मंत्री मान सकते हैं, रहमान मलिक साहब का बयान देखिए। ये जो पूरा मामला है ये केवल भारत तक सीमित बहुत कठिन मामला था, क्योंकि इसका स्रोत विदेश में है, साजिशकर्ता विदेश में है, सारी योजना विदेश में मिलनी, रेकी करने वाले विदेश में है, हथियार विदेश से दिया गया, वहां से पहुंचाने वाले आधे रास्ते तक विदेश के थे, जब हमला चल रहा था तब भी विदेश से निर्देश मिल रहे थे, तो वहां जाके कार्रवाई करना बहुत कठिन है। तो 35 लोगों के खिलाफ वो और एक डेविड कोलमैन हेडली, 36 लोग जो आरोप पत्र में 36 नाम है, उनमें से अभी सब बचे हुए हैं।
तो ये जो कह रहे हैं कि बात हो रही है, उस समय से भी बात हो रही है। पाकिस्तान ने बीच में आपको पता ही है नहीं, अरेस्टिंग भी उसने किया है, वहां के कानून ने, वहां के न्यायालय ने। यूसुफ, पाकिस्तान का जो रुख रहा है अब जिसमें मैं जो खास करके अगर देखें, जो साजिश करता, जो आप कह रहे हैं कि साजिश करता, हथियार देने वाला, उसको निर्देश देने वाला, और भारत सरकार के ने जितने प्रयास किए और पाकिस्तान का जो रुख रहा, जो हमला था एक सबसे बड़ा देश के ऊपर सीधा सीधा हमला माना गया, जिस तरह का हमला था वो तमाम दुनिया ने उसके देखा किस तरह से। लेकिन पाकिस्तान के रुख में वो तो कहता तो है पाकिस्तान के हम आतंकवाद से लड़ना चाहते हैं, भारत हमारे साथ मिलकर हम भारत साथ, लेकिन आपको लगता है कि वाकई पाकिस्तान आतंकवाद से आतंकवादियों से या आतंकवाद से लड़ने में? पाकिस्तान की कथनी और करनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो कहता कुछ है और करता कुछ है। और जहाँ तक पाकिस्तान और भारत के आतंकवाद से मिलकर लड़ने की बात है, ये बात तो अभी 2-3 साल पहले से शुरू हुई है, जब आतंकवादियों ने पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया। चाहे वो लाल मस्जिद का वाला मामला हो, चाहे वो वहाँ सुसाइडल स्क्वाड के ज़रिए लगातार धमाके करने का मामला हो, बेनज़ीर की हत्या का मामला हो। उसके बाद जब पाकिस्तान को लगा कि आतंकवाद वाकई बहुत ख़तरनाक चीज़ है, पूरी दुनिया के लिए ये ख़तरा है, तब उसने एक सहयोगात्मक रवैये की बात की है। लेकिन वो बात उसकी करनी में नहीं झलकती है। उसका पाकिस्तान का आतंकवाद के मुद्दे पर कभी भी भारत के साथ सहयोगात्मक रवैया नहीं रहा है। दूसरी बात, भारत के पास जो सबूत हैं कि पाकिस्तान की ज़मीन भारत में आतंकवादी गतिविधियों के लिए लगातार इस्तेमाल होती रही है, वो सबूत बार बार उसको दिखाए गए हैं, चाहे वो सचिव स्तर की बैठकें रही हों, चाहे वो मंत्री स्तर की बैठक रही हों, चाहे वो शिखर वार्ता रही हों, उन सब में दिखाया गया। लेकिन पाकिस्तान बड़ी ढिठाई के साथ उन सारी चीज़ों को नकारता रहा है। तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि तो ऐसे में जब आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई की बात आती है, जब देश पे इतना बड़ा एक आदमी जो पकड़ा गया उसको फांसी, जैसे जो और भी लोग शामिल थे वो भी उसमें से पुलिस उस पर कोई ठोस काम उस पर पुलिस नहीं कर पाई, इंटेलिजेंस की जो स्थिति थी वो आप सब जानते हैं। तो ऐसे में अब एक आदमी को सज़ा मिल गई, उसको फांसी सज़ा मिल गई, जब फांसी होगी तब उसकी अलग चर्चा करेंगे। ऐसे में क्या आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूती से लड़ाई को आप इसे देख सकते हैं या लड़ाई नहीं? ये देखिए, दोनों अलग मसले हैं। भारत की आतंकवाद के खिलाफ मजबूती से लड़ाई की बात में भी काफ़ी खामियां हैं। हम अपनी कमियों पर कतई नज़र नहीं डालते हैं। अगर सबाउद्दीन अंसारी और दूसरा जो नाम था फ़हीम अंसारी, उन दोनों को अदालतों ने बाइज्जत बरी कर दिया है कि इस केस में वो उन्होंने रैकी नहीं की थी। इसका मतलब अगर उन्होंने नहीं की थी तो किसने की थी? किसी ने तो की थी। किसी ने तो की थी। 10 आदमी पाकिस्तान से बोट में बैठकर भारत आते हैं, जल से जल समुद्र से उतरते हैं, ज़मीन पर उतरते हैं, और खुफिया एजेंसियां बैठी हुई हैं, उनको पता नहीं चलता है। हमारे जो समुद्री सीमा है उसको कौन, उसकी देखरेख कौन कर रहा है? तो इन पर कौन फैसला करेगा? कहां चूक हुई? आमिर अजमल कसाब के अलावा इस साजिश में कौन लोग शामिल थे? लोकली किन लोगों ने उनकी मदद की? कहां किसका नाम सामने आया है? हेडली का नाम सामने आने से पहले हमारी जो जांच की दिशा है वो एक होती है, हेडली के सीन में आने के बाद जांच की दिशा बदल जाती है जी। ये तो इत्तेफाक है कि वहां हमारे आमिर अजमल कसाब पकड़ा गया। अगर वो पकड़ा नहीं जाता तो पता ही नहीं चलता हमें। तो हम फिर जैसे संसद पे हमले में अफजल गुरु चौकी पकड़ा गया अगले ही दिन 24 घंटे के अंदर, तो पता चला कि ये हो। अगर वो नहीं पकड़ा जाता तो पता ही नहीं चलता कौन साजिश करने वाला है, कहां हो रही है सारी बात। तो हमारी लड़ाई जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं आतंकवाद के खिलाफ जो भारत की लड़ाई है, जैसे आपका जो पाकिस्तान से प्रश्न देखिए, पाकिस्तान और फिर भारत की जो अपनी लड़ाई है, नहीं उसकी पृष्ठभूमि देखिए। पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देता रहा है, लेकिन वो सघन जो है ना और तीखे कूटनीतिक और दबाव का जो विषय बना वो 13 दिसंबर 2001 को जब संसद पर हमला हुआ, उसके बाद उस समय राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार थी, उसने सीमा पर सैनिक खड़ा कर दिया। उसको बोलते हैं कोएर्सिव डिप्लोमेसी। हमला करना नहीं है लेकिन दबाव ऐसा बनाना, क्योंकि दुनिया उस समय भारत की बात नहीं सुनती। नहीं, इसके दबाव से मिला क्या? बता रहा हूं, दबाव के बाद मुझे कहना परिणाम आए। नहीं परिणाम आए जो हम सोचते हैं वो कहां परिणाम आए? सुनिए ना क्या आया। उस समय तक दुनिया जो है भारत की बात नहीं सुनती थी, लेकिन जब ये हो गया तो पूरे यूरोप के नेता, अमेरिका के नेता आते हैं। वो तो अमेरिका में हमला हुआ उसके बाद नहीं हुआ है। पहले वो भारत पूरी बात तो करने दीजिए ना। मुशर्रफ पर दबाव पड़ा, उसके बाद 2002 में मुशर्रफ ने लश्कर तैयबा से लेकर के अनेक संगठनों पर बैन लगाए। मुशर्रफ बदल गया, वो नेता वही रह गए। अब एक ही पर
बात तो सुन लीजिए, मैं जब बोल रहा हूं तो मैं क्या पाकिस्तान का समर्थक नहीं ना हूं, कुछ तथ्य है तभी बोल रहा हूं। बताइए। उसने बैन लगाया, उसने कहा कि अब कोई भी सिपाही साहबा जैसा, लश्कर जैसा कोई संगठन नहीं बनेगा, भारत यहां बनने नहीं देंगे, और जितने वहां मदरसे थे उन सब का रजिस्ट्रेशन हो, उसमें शिक्षा ऊपर से दिया जाए, और मुशर्रफ के रुख में थोड़ा परिवर्तन आया, बेसिक रूप से ढांचा अलग है। 2004 में पाकिस्तान ने बजाबता लिख के समझौते में स्वीकार किया कि आतंकवाद एक मुद्दा है और हम भारत के लिए पाकिस्तान की जमीन से हमला नहीं होने देंगे, यहां तक आया। 2006 में जब उपनगरीय रेलों पर विस्फोट हुआ तो हमने फिर सारे संबंध तोड़ दिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री सितंबर में जब हवाई द्वीप में गए तो उसी मुशर्रफ के साथ ज्वाइंट ढांचा बना। आपको ध्यान होगा कि भारत पाकिस्तान का आतंकवाद विरोधी ज्वाइंट ढांचा बना। हम लोग भी आश्चर्यचकित हो गए कि भैया कैसे बना, और उसको जो आप पढ़ेंगे तो उसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग बाकी बातें हैं। तो हम उस समय जब मरने वालों की संख्या उसमें ज्यादा थी, ये हमला बड़ा था, उपनगरीय रेलों में ज्यादा लोग मरे थे, 200 कुछ लोग मरे थे। तो भारत जो है ना, भारत की नीति जो है ऊपर नीचे जाने की हमेशा रही है, और आतंकवाद पर जो भारत का एक जो जिसको बोलते हैं जीरो टॉलरेंस राज्य की सख्त नीति, वो देखने को नहीं मिली है पाकिस्तान के संदर्भ में भी नहीं। एक बार आतंकवाद से के खिलाफ लड़ाई, आतंकवाद के खिलाफ हमारी क्या तैयारी है, इसका एक सबूत वो भी होगा जिस पर बड़ी फजीहत हमारी इंटरनेशनल लेवल पर हुई। पाकिस्तान को हमने 20 या 25 आतंकवादियों की सूची सौंपी, और उसमें कम से कम एक आदमी ऐसा था जो मुंबई की जेल में बंद था। तो ये इस तरह की हुलजुल बातें करके या तैयारी के साथ मजाक बना दिया। इसमें भी 35 आप ये देखिए, नहीं नाम की बात नहीं है अवधेश जी, जो सवाल है कि जो पकड़ा गया एक, उसको आपने फांसी पे सजा दे दी, जो उसके साजिश करता थे, जो उसके तमाम चीजों के जो स्ट्रक्चर बनाने वाले थे, जो उसको हथियार देने वाले थे, जो उसको सपोर्ट देने वाले थे, जो इन्होंने इस सारे तमाम काम को अंजाम देने में जो मदद किया, उसको अब तक आप कहीं पे भी अंधेरे में हम लोग हैं, अभी भी आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं। हेडली प्रकरण से पहले जांच किसी और दिशा में ये सिर्फ मुंबई हमले की बात नहीं है, एक और दिशा में ये तमाम जो दूसरे हमले हुए पता नहीं चल पाया है। 3 बातें हमेशा ध्यान रखिए कि भारत के जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके लिए पाकिस्तान अपनी विफलता को छिपाने का एक बड़ा जो है आधार हो गया है, पहली बात है। दूसरी बात है कि हमारे यहां जो पुलिस केस लड़ती है तो जैसे कोई मामला हो गया तो जल्दी जल्दी में 8-10 और नाम डाल दो, उससे यहां भी केस कमजोर होता है। और ये 35 लोगों का जो नाम दिए हैं, मेरा भी मानना है, जितना मैंने स्टडी किया है, कि उसमें से 16-17 लोगों पर फोकस करते नहीं। हमारे पास समय बहुत कम तो आप पूछ रहे हैं क्यों होता है, ये आधार है क्यों नहीं। अमेरिका लड़ाई आपका डिसाइसिव नहीं है। आप मैं ये नहीं कहता हूं अमेरिका की तरफ अफगानिस्तान में, इराक में लोगों को तबाह करिए, लेकिन हमारे यहाँ तबाह हो, लेकिन आप तो आप अमेरिका की बात मैं कह रहा हूं, आप तो वो तो कर नहीं सकते हैं। आप तो जो अंदर में जो आपके जो समर्थन है उसको भी आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, उसको भी आप नहीं पकड़ पाते हैं। सिर्फ वही पकड़ा जाता है जो सबके सामने हमारे यहाँ जो पुलिस की जो एक्सपर्टाइजेशन, पुलिस और खुफिया एजेंसियों का जो एक्सपर्टाइजेशन है वो निर्दोष लोगों को पकड़ के प्रताड़ित करने में है। किसी भी मामले को उठा के देख लीजिए आप, एक लड़ाई झगड़े जो गली मोहल्ले में रोजमर्रा की चीजें हैं उनसे उठा करके आतंकवादी वाले मामलों उठा करके देख लीजिएगा आप, 90% केसेस के अंदर फर्जी जो निर्दोष लोग होते हैं उन्हें फंसाने में हमारे पुलिस और खुफिया नहीं भी हो तो 40-50% तो जरूर होता है, प्रतिशत निर्दोष लोगों को उसको पकड़ के इसमें हमारे बाहर भी काम करता है। लेकिन जो हमारा है, एक बात मैं एक जो सवाल पूछना चाहता हूं, आपको लगता है कि जैसे संसद पे जो हमला हुआ था और उनको भी फांसी की सजा मिली, और अब तक उस पर सियासत जो है, राजनीति जारी है, फांसी के कहीं कब होगा कोई नहीं जानता है, और बीजेपी ने आज कहा कि कसाब को बिना किसी देरी के फांसी देनी चाहिए, और जो प्रभावित लोग हैं उन्होंने भी कहा कि फौरन फांसी दो। तो भुल्लर को तो बीजेपी नहीं कहती है, ठीक है। तो ये सवाल है कि क्या ये भी अजमल कसाब, क्या अफजल गुरु वाला जो है यहाँ पे वो स्थिति आपको लगता है कि कहीं से भी वो स्थिति तो, चूंकि हमारे यहाँ जो न्यायिक प्रक्रिया के बाद का जो एक पॉलिटिकल प्रोसेस है वो एक प्रक्रिया है और उसको फॉलो करना पड़ेगा, उसको मानना पड़ेगा। अगर भाई अजमल आमिर कसाब को ये अधिकार है कि वो रिव्यू पिटीशन में जा सकता है, राष्ट्रपति से क्षमा याचना कर सकता है, तो उसे अपने अधिकार का वो इस्तेमाल करता है कि नहीं करता है, ये उस पर डिपेंड करेगा। जैसे कि उसने वकीलों के साथ सहयोग नहीं किया तो हो सकता है वो ना करे, और हो सकता है वो करे। अगर वो करता है तो उसे रोका तो नहीं जा सकता।
जी, जो प्रक्रिया है न्याय की। लेकिन सवाल अब ये जो काम 15 दिन में निपट सकता है। देखिए, संविधान उसको जरूर अधिकार देता है कि वो दया याचिका दायर करे, लेकिन संविधान उसको लंबित करने के लिए नहीं कहता है। आखिर 2010 आपको लगता है कि जिस तरह से भारत की सियासत और नहीं, हमको लगता है, हम लोग उम्मीद करते हैं कि राष्ट्रपति के पास जो दया याचिका आएगा उसमें आपको मालूम है कि भारत राष्ट्रपति को बहुत विवेक से निर्णय लेने का इसमें मामला नहीं है। राष्ट्रपति उसको गृह मंत्रालय के पास भेजते हैं, वो राज्य सरकार के पास भेजती है, राज्य सरकार कानूनी पहलू बताती है, उसके हिसाब से गृह मंत्रालय अनुशंसा करती है। अगर ये चाहे तो कसाब के फाइल को 1 सप्ताह के अंदर मंगा सकते हैं। जो अभी भी शीला दीक्षित जो है अफजल गुरु के फाइल को भेजती ही नहीं है। न गृह मंत्रालय का होता कि 3 रिमाइंडर इन्होंने दे दिया, उसने जवाब दे दिया। लेकिन उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल कहा कि अगर किसी को फांसी की सजा मिली है, अगर हम वर्षों तक लंबित रखते हैं तो हमको उसको आजीवन कारावास में बदलने में कोई समस्या नहीं है। व्यक्ति को राजनीति का हथियार और अपने घिनौनी राजनीति का हथियार नहीं बनाया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय का निर्णय था एक वो एक निर्णय है, तो लेकिन भारत में है। लेकिन देश की मानसिकता को देखते हुए हम लोगों की उम्मीद होगी कि सरकार इसमें राजनीति नहीं करेगी, इसका जल्दी से जल्दी निपटारा होगा। यद्यपि मैं मृत्यु दंड के पक्ष में नहीं हूं, लेकिन भारतीय कानून में विरलतम मामलों में मृत्यु दंड का प्रावधान है और हमारी न्यायालय विरलतम मामलों में ही देती है। इसलिए विरलतम मामला मान करके ही इसका जल्दी निपटारा किया जाए और उसको चढ़ा दिया जाए। नहीं, इस बात से हम भी सहमत हैं कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, और मुझे व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि इस पर सियासत नहीं, और ये नहीं कि हमारे कार्यक्रम के जो अंजारुल बारी चाहे वैसे ही हो। अफजल गुरु के मामले में हो सकता है कि कहीं सेंटिमेंट्स काम कर रहे हो, उसका एक राजनीतिक लाभ होगा, लेकिन अजमल आमिर कसाब के मामले में कोई इस तरह की राजनीति नहीं है, कोई इंटरनल मामला नहीं है। तो इस बात से जो लोगों की भावनाएं हैं कि उसको जल्द से जल्द फांसी पे लटकाया जाए, कई लोगों ने तो यहाँ तक भी कहा कि सब खुलेआम फांसी उसको होनी चाहिए सबके सामने, ताकि लोग उसके ले सके। बहरहाल चलिए, उसका चला हमारे यहाँ नहीं है, लेकिन हमें लगता है कि उसको जल्दी फांसी होगी और उसको जल्दी फांसी होनी चाहिए। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द वापस लौटते हैं।